हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय कांता जगताप। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कंस्ट्रक्शन की स्टेप होती है, मतलब फुटिंग से लेके हैंड ओवर तक। जब भी हमारा क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, उसको हैंड ओवर करते हैं हम प्रोजेक्ट, वो सब प्रोसेस आप इस वीडियो में देखने वाले। तो मेक श्योर ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। उसके पहले हम देखने वाले जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन की स्टेप होती है, वो क्या क्या स्टेप होती है वो हम देखने वाले। सबसे पहली स्टेप होती है प्लानिंग एंड ड्राइंग। जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी हम प्लानिंग वगैरह ड्राइंग बनाते हैं। सेकेंड आता है साइट प्रिपरेशंस, सिटिंग टाइम, मतलब हम प्रिपरेशन मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह चॉइस करते हैं, उनका कोटेशन वगैरह। उसके बाद साइट प्रिपरेशन करते, सिटिंग आउट मतलब कितना टाइम लगना चाहिए, मैनेजमेंट करते। उसके बाद आता है एक्सकेवेशन करते। सबसे पहले जो हमारा प्लॉट है उसका एक्सकेवेशन करते। उसके बाद फाउंडेशन करते। उसके बाद फाउंडेशन के ऊपर कॉलम्स आते हैं। कॉलम्स के बाद फिर बीम और स्लैब का कास्टिंग होता है। उसके बाद ब्रिक वर्क होता है। ब्रिक वर्क होने के बाद हम इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग का जो भी पाइप होता है वो पाइपिंग करते। उसके बाद फैब्रिकेशन वर्क आता है, क्योंकि फैब्रिकेशन और प्लास्टर के पहले करने से क्या होता है, जब हमारा नेल्स होता है, नेल्स को जब दीवार के अंदर होल मारते हैं अपन, तो वो होल अच्छे से प्लास्टर में कवर हो जाता है, वो दिखता नहीं है। बाद में वो दिखता है तो फिनिशिंग अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आता है प्लास्टर। प्लास्टर के बाद आता है हमारा फ्लोरिंग का टाइल्स आ जाता है। उसके बाद हमारा पीओपी आता है, नेहरू आता है। उसके बाद आता है हमारा पेंटिंग। पेंटिंग के बाद मतलब पेंटिंग मतलब इनर से पुट्टी वगैरह, आउटर से प्राइमर वगैरह करते हैं। उसके बाद आता है हमारा डोर्स एंड विंडो का असेंबली आता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा फाइनल इंस्पेक्शन, मतलब जब फिनिशिंग होता है तो उसका फाइनल इंस्पेक्शन हम करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग हैंड ओवर आता है। तो मेक श्योर ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, जैसे कि आपको ये जो मैंने स्टेप बोली है उनके जो डिटेल्स है वो आपको समझ में आए। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया या फिर ये वीडियो से आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन होता होगा तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करो और हम चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहला स्टेप 1 आता है। तो स्टेप 1 में हम कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की जो प्लानिंग करते हैं, कितने फ्लोर्स होने चाहिए, लोकेशन होता है रूम्स का, वो हम डिसाइड करते हैं। सेकेंड हमको कंस्ट्रक्शन को लोकेशन वगैरह डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो इस स्टेज में मुख्य रूप से जो हमारा पहला स्टेज है उसमें मुख्य रूप से जो आपको प्लानिंग करनी चाहिए आर्किटेक्चर ड्राइंग की, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिशियन डिजाइन, प्लम्बिंग डिजाइन, साइट प्लान, बिल्डिंग एलिवेशंस तय किए जाते हैं। मतलब उसको हम डिसाइड करते हैं। जो हमारा आपको आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग या फिर कंस्ट्रक्शन का जो एस्टिमेट है वो आपको सबसे पहले जो भी हमारा प्लानिंग एंड ड्राइंग में आपको वो तय किए करना चाहिए, मतलब फिक्स वो होना चाहिए अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले। सबसे पहली स्टेप ये है आपकी। उसके साथ हमारा जो भी सॉइल होता है तो उसका कंडीशन, उसका सॉइल का जो भी जो कंस्ट्रक्शन करने वाले तो उसका हमको टेस्टिंग करना चाहिए। उसके बाद जब भी हम कंस्ट्रक्शन करने तो उसका बेस होता है वो हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग के ऊपर सब डिसाइड होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन लोकेशन प्लानिंग के ऊपर। कंस्ट्रक्शन का जो हमारा प्लानिंग होता है, मतलब इनर प्लानिंग होता है रूम्स का वगैरह, वो भी हमारा प्लानिंग के अंदर आता है। वो सबसे आपको बेस्ट होना चाहिए। आपको गाइडेंस लेनी चाहिए आर्किटेक्ट की, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, कंसल्टेंसी होती है, उनसे आपको गाइडेंस लेके वो काम करना चाहिए। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड हम देखेंगे साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन में हम कंस्ट्रक्शन की जो प्रिपरेशन होती है, मतलब लाइक वर्किंग एरिया, मटेरियल स्टोरेज, पानी की व्यवस्था, मतलब पानी चाहिए, बिजली की व्यवस्था, सेफ्टी व्यवस्था, या फिर हमारा जो भी लेबर होता है उनको लेबर रहने के लिए हमारा लेबर का कैंप होता है, ये आपको करने पड़ता है। ये हमारा सेकेंड स्टेप में आता है प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। सेकेंड आता है सेटिंग आउट। सेटिंग आउट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। सेकेंड आउट मतलब क्या होता है? जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते तो प्लॉट हमारा जो भी रहता है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले, वो एक लेवल में रहता है, उसके ऊपर से आपको वो लेवल करना पड़ता है। उसके बाद जब एक्सकेवेशन करते हैं तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट डालना पड़ता है आपको, चूना या नेहरू से उसका लेआउट बनाना पड़ता है ऑन प्लॉट पे। उसके बाद उसका हम एक्सकेवेशन करते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्लान मतलब सेटिंग आउट नहीं करोगे, आप एक्सकेवेशन डायरेक्ट करने एक्सकेवेशन जाओगे तो एक्सकेवेशन अगर आपका 1-1.5 फुट है, 1-1.5 मीटर आगे पीछे हो गया
तो आपका बिल्डिंग का प्लानिंग नहीं बैठेगा, फिर आपको एक्सकेवेशन मशीन लाके आपको फिर से वो आपको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। तो ये स्टेप 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एक किसी अच्छे सिविल इंजीनियर के गाइडेंस के साथ ही करनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 4 एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में सेटिंग आउट के बाद फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन की जाती है। उसके बाद एक्सकेवेशन की डेप्थ और साइज स्ट्रक्चरल डिजाइनर के या फिर कंसल्टेंट सॉइल कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके साथ आपको उनका गाइडेंस लेके आपको कंसिडर करना पड़ता है कि उसका डेप्थ कितना लेना चाहिए, फाउंडेशन कितना लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सॉइल अगर मजबूत नहीं होगा, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल होगा, तो आपको उधर डेप्थ बहुत जाना पड़ता है। जब तक आपको हार्ड रॉक नहीं लगता है तब तक आपको डेप्थ कर सकते हैं, या फिर फाउंडेशन की साइज वगैरह बढ़ानी पड़ती है, या फिर आपको सोलिंग पीसीसी करनी पड़ती है। तो ये बहुत डिटेल्स चीज़ है, वो अगर इस वीडियो में कवर करने लगे तो 5-6 दिन लग जाएंगे वीडियो को पूरा करते करते। आज मैं बस आपको स्टेप बताने वाला हूँ, इसके ऊपर डिटेल्स में बाद में आप वीडियो बनाएंगे। उसका जो बॉटम लेवल चेक करते हैं, जो भी हम एक्सकेवेशन करते हैं उसका बॉटम लेवल चेक होता है। फिर जो भी हमारा लूज सॉइल होता है, जो भी कंस्ट्रक्ट जैसे भी सब निकालते हैं तो उसका लूज सॉइल होता है, वो मैनुअली आपको निकालना पड़ता है। सॉइल की कंडीशन देखनी पड़ती है, मतलब जो आपको बोला सॉइल का ब्लैक कॉटन सॉइल है या फिर रॉक के, तो वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद जो भी हमारा ज़्यादा बड़ा खड्डा होने से क्या होता है, जमीन से पानी आता है तो उसको वाटर प्रूफिंग वगैरह वो भी आपको करना पड़ता है। इसके बाद फाउंडेशन के लिए बॉटम सरफेस तैयार किया जाता है, मतलब पीसीसी वगैरह की जाती है। एक्सकेवेशन की जब डेप्थ केवल अंदाज से नहीं ली जाती, वो आपको आपके कंसल्टेंट्स जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स है या फिर जो साइट कंसल्टेंट्स है, आपको उनके साथ कंसिडर करके आपको वो डेप्थ तय की जाती है। मतलब ऐसा जो आपको लगेगा 5 फुट लेते 5 फुट लेगा, ऐसा नहीं, आपको प्रॉपरली उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, कितना डेप्थ लेना है, कितना उसका डेप्थ लेना है, या फिर उसका साइज वगैरह सब आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ करना पड़ता है। क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग अच्छा बनेगा। उसके बाद आता है स्टेप 5 पीसीसी एंड फाउंडेशन। पीसीसी एंड फाउंडेशन बिल्डिंग का सबसे महत्व इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होता है। अगर अपना पैर अच्छा रहेगा तो अपन चल सकते हैं, वैसे बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो बिल्डिंग लाइफ मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा हो सकती है, बिल्डिंग की लाइफ आगे हो सकती है। एक्सकेवेशन के बाद आवश्यकता है अनुसार पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट किया जाता है। जब भी हमारा जो हम सॉइल है, जो हमारा लूज सॉइल है, वो हम निकालते हैं, तब उसके बाद हमको उधर पीसीसी करना पड़ता है। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उससे क्या होता है, जब भी हम उसके ऊपर फाउंडेशन करेंगे वो नीचे बैठेगा नहीं, उसको स्ट्रेंथ बनी रहेगी। पीसीसी के बाद रेनफोर्समेंट लगा के फाउंडेशन का हम रेनफोर्समेंट करते हैं। अभी रेनफोर्समेंट के समय आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। बार डायामीटर आपको ध्यान में रखना चाहिए, बार स्पेसिंग ध्यान में रखना चाहिए। रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट मतलब जो भी हमारा फ्रंट बार और बैक बार उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ कितना है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लैपिंग जो हमारा लैपिंग होता है, लैपिंग के ऊपर डिटेल्स देखना चाहिए। कंक्रीट कवर मतलब जो भी मैं लास्ट वीडियो आपको बताया वो कवरिंग के ऊपर, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन भरेंगे उसको वो भी कवरिंग होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी रस्ट लग सकता है। और मैं कवरिंग के ऊपर एक वीडियो बना, लास्ट वीडियो अपने चैनल पे, मेक श्योर जाके देखो ये वीडियो के होने के बाद, या फिर मैं उसका उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हो। ये सब स्टेप होने के बाद आप एक बार प्लान चेक करके जो भी हमारा फाउंडेशन का जो हम शेटरिंग करेंगे उसके बाद आप उसका कंक्रीट कर सकते हो, उसके अंदर कास्टिंग कर सकते हो। कंक्रीट डालते समय प्रॉपर कंपंक्शन करना चाहिए अच्छे से, उसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना चाहिए, उसके आपको नोट कर लेना चाहिए। या फिर फाउंडेशन बिल्डिंग या लोड जमीन तक ट्रांसफर करता है, इसलिए अच्छा एक्सकेवेशन स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। मतलब जो भी हमारा फाउंडेशन होता है तो उसका जो डिजाइन किया जाता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के गाइडेंस में होना चाहिए। मतलब उसका जो डेप्थ है, उसका लेंथ है, हाइट है फाउंडेशन का, वो स्ट्रक्चरल के इंजीनियर के अनुसार होना चाहिए। उसका बाद आता है अपना 6 स्टेप कॉलम एंड कंस्ट्रक्शन। उसका कॉलम में मेन रेनफोर्समेंट और स्टीरअप्स लगाए जाते हैं। जो भी हम कॉलम करते हैं उसको स्टीरअप लगा देते हैं। रेनफोर्समेंट
स्टीयरअप का जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है उसमें आपको क्या चेक करना चाहिए, मेन बार डायामीटर, मतलब मेन बार जितना डायामीटर का प्लेन में है वो ऑन फील्ड पे है क्या नहीं, वो आपको देखना चाहिए। नंबर्स ऑफ बार देखने चाहिए, स्टीयरअप का डायामीटर देखना चाहिए, स्टीयरअप का स्पेसिंग देखना चाहिए, कवरिंग, फिर से एक बार कवर कॉलम को कितना का कवरिंग लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, वो कवरिंग लगता है। उसके बाद लैपिंग लैपिंग स्पेस, लैपिंग डिटेल्स, वो कितना किया है, कि लैपिंग कौन सा किया है वो भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद कॉलम का हम शटरिंग करते, शटरिंग के समय हम आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, जो भी हमारा सेंटर लाइन प्लेन होता है वो सेंटर लाइन में क्या लेवल देखनी है, वर्टिकलिटी देखना है, मतलब सीधा वो लंबे में है क्या या फिर उसको बेंड हो गया है वो देखने का है। उसके कॉलम के डायमेंशन से जो हमारा प्लान में है उसी तरह से डायमेंशन से क्या वो आपको चेक करना है। इंस्पेक्शन का होने के बाद ही आपको कंक्रीट करना है। कंक्रीट से पूरे पॉइंट चेक होने के पहले आप कंक्रीट नहीं कर सकते। ये जब आपके पॉइंट क्लियर होंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आपका काम होगा तो ही आपको कंक्रीट कर सकते हैं कॉलम में। नेक्स्ट आता है 7 स्टेप बीम एंड स्लैब। उसके बाद जो भी हमारा जो कॉलम हो कास्टिंग हो गया उसके बाद हम बीम का करते हैं। सबसे पहले बीम और स्लैब की शटरिंग फ्रेमवर्क किया जाता है। उसके बाद पहले कैसा होता है, पहले रेनफोर्समेंट करते हैं फिर शटरिंग करते हैं। लेकिन बीम में और स्लैब में क्या होता है, पहले शटरिंग करते हैं फिर रेनफोर्समेंट करते हैं। तो रेनफोर्समेंट ड्राइंग के अनुसार किया करना चाहिए, जो भी आपको प्लान दिए है उसी हिसाब से करना चाहिए। मेन रेनफोर्समेंट देखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देखना चाहिए, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देखना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा बार, टॉप बार, बॉटम बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार वो देखने चाहिए। ओपनिंग्स, मतलब जो भी हमारा शटरिंग करते हैं उसके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीम और जब भी स्लैब ठोकते हैं उसके अंदर छोटा छोटा गैप होता है, उसको आपको चिगर टेप से या फिर कुछ पेपर से आपको अच्छे से कवर करने चाहिए। उसके बाद कवर ब्लॉक वही चीज में इम्पोर्टेंट, जिधर जिधर आपको कंस्ट्रक्शन रहेगा, मतलब बीम कॉलम स्लैब जिधर जिधर आप कास्टिंग करोगे उधर उधर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कवर ब्लॉक, हर जगह कवर ब्लॉक लगाए जाते हैं। उसके ऊपर मेक श्योर लास्ट वाला वीडियो जाके देखिए, आपको कवरिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगा। कॉलम में कितना का कवरिंग लगता है, बीम में कितना का लगता है, उसका स्पेसिंग कितना देना चाहिए, कवरिंग में भी स्पेसिंग होता है, वो भी आपको अच्छे से पता चलेगा। मतलब डिटेल्स में वीडियो बनाया है, वो लास्ट वाला वीडियो मैंने, वो मेक श्योर जाके आप एक बार देखिए। उसके बाद जो भी हमारा स्लैब होने का रेनफोर्समेंट होने के बाद आपको उधर हम अपने इलेक्ट्रिशियन की और प्लम्बिंग की भी पाइपिंग आती है, वो आपको वो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन की पाइपिंग करनी चाहिए। और ये सब पॉइंट होने के बाद ही आप कॉलम या कॉलम बोल रहा हूँ, बीम और स्लैब का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रिक वर्क, ब्रिक मशीनरी, ये हमारा नेक्स्ट है। सब आरसीसी स्ट्रक्चर होने के बाद ब्रिक वर्क या फिर ब्रिक मशीनरी हम चालू कर सकते हैं। ऑल की थिकनेस अप्रूवल ड्राइंग के अनुसार होनी चाहिए, मतलब 6 इंच की 4 इंच की ऑल, मतलब 100 mm 150 mm की ऑल कौन सी लेनी चाहिए वो आपको देखना चाहिए। ब्रिक वर्क करते समय आपको लाइन लेवल, प्लम बॉब, ब्रिक बॉन्ड्स, ऑल थिकनेस, ये सब आपको चेक करना चाहिए। डोर और विंडो के ओपनिंग्स होते हैं वो भी आपको प्लान में मेंशन की जाती है, वो भी आपको देखनी चाहिए कि एज अ प्लान वो बराबर है क्या नहीं। मतलब जितना डोर के 3 प्रकार की रहती है, टॉयलेट का डोर अलग आता है, मेन डोर का अलग और बेड का अलग। हर डोर का मेजरमेंट जो भी हमारा है ऑन फील्ड पे बराबर हुआ है कि नहीं वो आपको प्लान में चेक करके करना चाहिए। आरसीसी फ्रेम्स और मेजरमेंट के जंक्शन का आवश्यकता डिटेल्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक के अनुसार करनी चाहिए। मतलब जो भी हमारा बीम होता है उसके नीचे हमारा बीम है, उसके ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन वॉल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वॉल का दीवार बीम पे आता है, बीम से कॉलम पे जाता है, इसलिए आपको प्रॉपर से चेक करना चाहिए। उसके बाद प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का वर्क आता है। प्लास्टर के पहले हम इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग की पाइपलाइन इंस्टॉल करते। इलेक्ट्रिशियन में स्विच बोर्ड, वायरिंग के जो पाइप्स है, डीबी लोकेशन होता है, लाइट्स पॉइंट होते हैं, मतलब जो भी बॉक्स होते हैं वो हम पहले उसको सेट कर देते हैं, मतलब पहले उसको हम ऑन दीवार के अंदर
झरी, हिंदी में बोलते हैं झरी मार के उसको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद प्लम्बिंग में वाटर सप्लाई पाइप, ड्रेनेज पाइप, उसके बाद आता है वॉल वाटर लाइन, उसके बाद किचन के लाइन्स वगैरह ये आपको पहले ही डाल देने चाहिए प्लास्टर के पहले। क्या होता है, प्लास्टर जब करेंगे और ऊपर से दिखेगा आपको पाइप तो अच्छा नहीं लगेगा, और प्लास्टर होने के बाद उसको हम तोड़ भी नहीं सकते, मतलब उसको झरी भी नहीं मार सकते। तो आपको प्लास्टर के पहले ही वो करना चाहिए, तो उसका काम बहुत टाइम ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, और वो काम भी खराब हो जाएगा। अपना जो प्लास्टर का स्ट्रेंथ है वो खराब हो जाएगा, उससे क्या होगा, लीकेज वगैरह हो जाएगा। प्लास्टर के पहले आप फैब्रिकेशन का भी काम कर सकते हो। जो भी हमारे से विंडोज है, विंडोज की जो भी ग्रिल होती है वो ग्रिल भी आपको पहले ही लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम नेल्स मारते तो नेल्स ऊपर से दिखेंगे, या फिर जो मेरे फ्रेम होती है विंडो के वो दिखेगी। और क्या होता है, आगे चल के पानी लग के वो सब पानी अंदर नेल्स के जो होल के थ्रू अंदर आता है, उससे लीकेज और सीपेज का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका आता है हमारा स्टेप 10 प्लास्टर। प्लास्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आरसीसी और बांधकाम इन दोनों की जो भी गलतियां होती है वो प्लास्टर में हम कवर करते हैं। तो इसलिए प्लास्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर किया जाता है, तो उसमें आपको थिकनेस होता है, वो थिकनेस भी आपको बताऊंगा। प्लास्टरिंग के पहले ऑल सरफेस को प्रॉपर पानी मारना चाहिए, उसको क्यूरिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। उसके बाद प्लास्टर में आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए मैं उसको आप बताऊंगा। सबसे पहले प्लास्टर की थिकनेस, उसके बाद प्लास्टर की लाइन लेवल, मतलब प्लास्टर एक सीधे लाइन में कि नहीं वो भी देखना चाहिए। उसके बाद सरफेस फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग अच्छा है कि नहीं वो देखना चाहिए। उसके बाद कॉर्नर्स, उसके शार्प कॉर्नर है कि नहीं वो देखने चाहिए। तो प्लास्टर के समय में आपको ये डिटेल्स ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टर होने के बाद आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। जो भी हमारा, मैं पहले बोला, बांधकाम का और आरसीसी का जो भी हमारा गलतियाँ होता है हम प्लास्टर में कवर करते हैं। उसके बाद 11 पॉइंट आता है फ्लोरिंग स्टाइल्स आते। जब भी हमारा फ्लोर टाइल प्लास्टर होने के बाद हम टाइल का काम करते, तो सबसे पहले फ्लोर का लेवल चेक किया था, मतलब फ्लोर का लेवल चेक कर लेना चाहिए। और उसके बाद टाइल की, उसके बाद हम ग्रेनाइट या फिर स्टाइल लगाने का काम चालू करते हैं। स्टाइल बाथरूम और बालकनी में लेवल एरिया में, जो भी हमारा बालकनी और बाथरूम का लेवल है, और जो भी हमारा फ्लैट का या फिर बंगलो का लेवल है इनर, वो नीचे चाहिए। मतलब जो हमारा हॉल का बेड का लेवल रहेगा ऊपर रहेगा, और बालकनी का और बाथरूम का लेवल थोड़ा सा 1 इंच डाउन रहेगा, क्योंकि जो बाथरूम में और बालकनी में जो पानी आएगा वो हमारे घर के अंदर पास आउट नहीं होगा। इसलिए वो लेवल में आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेवल का ऊपर नीचे रखने का आपको। और उसके बाद बाथरूम का और किचन, जो अपना बालकनी है उसका आउटलेट देते हैं, तो आउटलेट का स्लोप भी उधर ही स्लोप बराबर है कि नहीं वो भी आपको ध्यान में देना चाहिए। अलाइनमेंट ध्यान में रखना चाहिए, लेवल्स, जॉइंट्स, जो हमारे टाइल के जॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद टाइल की बॉन्डिंग होती है, मतलब उसको अच्छे से केमिकल या फिर सीमेंट लगाया कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्लोप चेक कर सकते हैं। काम पूरा होने के बाद टाइल्स का जो भी क्लीनिंग है, मतलब उसका जो सीमेंट से एक्स्ट्रा माल है वो निकाल लेना चाहिए। उसके बाद उसको प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए, क्योंकि टाइल्स को भी क्यूरिंग करते, बहुत लोग टाइल्स को क्यूरिंग नहीं करते, क्योंकि लेकिन टाइल को क्यूरिंग करना चाहिए। टाइल को कम से कम 7 से 8 दिन पानी क्यूरिंग होना चाहिए, तब उसका स्ट्रेंथ बना रहेगा, नहीं तो गैस पकड़ के टाइल कॉन्क्रीट सीमेंट है वो टाइल छोड़ देगा। उसके बाद आता है हमारा पेंटिंग एंड फिनिशिंग। अभी पेंटिंग और फिनिशिंग में आपको जो भी कलर्स का, पुट्टी का, जिप्सम वर्क, अभी कोई नेहरू करता है, कोई जिप्सम करता है, वो जिप्सम का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्लास्टर होने के बाद जिप्सम करते हैं। जो भी हमारा फाइनल लुक है वो कंस्ट्रक्शन का इसी स्टेज में आपका लुक आ जाता है। उसके बाद सरफेस परफेक्शन, पुट्टी, प्राइमर, पेंट, फाइनल टचअप, ये सब काम इसमें होते हैं। जैसे कि स्टेज होती है, आप इंटीरियर में आप पुट्टी करते हो, फिर प्राइमर करते हो, फिर पेंट करते हो। एक्सटर्नल में आप प्राइमर करते हो, फिर कलर करते हो। पेंटिंग के बाद सरफेस पर आपको ध्यान देना चाहिए, फिनिशिंग पे ध्यान देना चाहिए। क्रैक्स डेवलप पे, जो क्रैक होगा उसको रिपेयरिंग में आपको ध्यान देना चाहिए। पैच मार्क, मतलब किधर किधर पैच दिखते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। या फिर अलग अलग कलर मारते समय शेड अलग अलग हो जाती है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपको ये मिस्टेक है वो नहीं करने की। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट हमारा डोर्स एंड विंडोज, या फिर फर्नीचर, या फिर
जो भी हमारा डिटेल्स वर्क होता है बाद में पेंटिंग के बाद वो हमारा आता है। उसमें आपको वॉश बेसिन, WC, टैप्स, इलेक्ट्रिशियन स्विचेस, लाइट्स, किचन फिटिंग्स या फिर हार्डवेयर्स मतलब डोर्स विंडोज़ के हार्डवेयर्स वो इस स्टेज में हम करते। उसके बाद जो भी हमारा हर तरह का फिटिंग, अलाइनमेंट और फिनिशिंग सब चेक कर लेनी चाहिए इसी टाइम पे। फिर फाइनल इंस्पेक्शन आता है। अभी फाइनल इंस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आप जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है हैंड ओवर करने के पहले आपको फाइनल इंस्पेक्शन करना जरूरी है। उसमें आपको पॉइंट समझ में आता है कंस्ट्रक्शन में कौन से पॉइंट्स कम है, किधर किधर गलती हुई है, वो आपको वो चेक करना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स मतलब किधर क्रैक्स वगैरह गए कि नहीं, वो आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स करेंगे। फिर ऑल क्रैक्स, फिर वाटर लीकेज मतलब बारिश पानी की लीकेज वगैरह हो रहा है कि नहीं, प्लम्बिंग का सिस्टम, प्लम्बिंग का लीकेज, या इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन के पॉइंट्स बराबर है कि नहीं, उस ऑपरेटिंग में है कि नहीं या फिर बंद हो चुके हैं वो देखना चाहिए। डोर्स विंडो ऑपरेटिंग में है कि नहीं, मतलब डोर्स विंडो भी अलाइनमेंट खराब होता है वो ऑपरेट नहीं करते, वो आपको देखना चाहिए। फ्लोर लेवल और स्लोप आपको चेक कर लेना चाहिए। मतलब एक काम करते समय भी चेक करना चाहिए, लेकिन हैंड ओवर करने के पहले भी एक बार आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद पेंटिंग का फिनिशिंग मतलब किधर टचअप वगैरह होगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिंग के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं तो टचअप वगैरह का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, आउटलेट इनलेट काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट हमारे काम कर रहे कि नहीं, सेफ्टी रिक्वायरमेंट हमारा जो भी दिया है फायर का वगैरह वो काम करते कि नहीं, आपको वो देखना चाहिए। लास्ट स्टेज में लास्ट पॉइंट आता है फिर फाइनल हैंड ओवर। उसमें हैंड ओवर के पहले आवश्यकता डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने चाहिए। आपका जो पेमेंट्स है वगैरह वो क्लियर कर लेना चाहिए, या फिर मेंटेनेंस का इंफॉर्मेशन है वो देना चाहिए। मेंटेनेंस का जो कॉन्टैक्ट्स है या फिर जो मेंटेनेंस है वो आपको बताना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का जो भी हमारा फिटिंग है उसके ऊपर डिटेल्स उनको बताना चाहिए, कौन से पॉइंट दिए, किधर पॉइंट दिए, या फिर उसका जो प्लम्बिंग का जो हमारा पाइप गया है वो उनको बताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर क्लाइंट को पता नहीं होता है तो फ्रेम लगाने के लिए स्क्रू मार देते हैं, प्लम्बिंग के पाइप के अंदर होता है, लीकेज हो जाता है। वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको उनको प्रॉपर गाइडेंस करना पड़ता है, प्रॉपर बताना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क। सबसे लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन वर्क। उसके बाद आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। एक बार हम समरी देखेंगे क्या क्या हमने किया कंस्ट्रक्शन। अभी हैंड ओवर भी हो गया हमारा बिल्डिंग। एक बार फुटिंग से लेके मतलब टॉप तक हम एक बार देखेंगे। प्लानिंग सबसे पहले हमने किया प्लानिंग, फिर उसके बाद एक्सकेवेशन किया, फिर फाउंडेशन किया, फिर कॉलम, फिर बीम, फिर स्लैब, फिर हमने किया इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग का लाइनिंग वगैरह किया, फिर प्लास्टर किया, फिर फ्लोरिंग टाइल किया, फिर पेंटिंग किया, फिर हमने जो भी एक्सेसरीज है हमारा बटन्स वगैरह या फिर सैनिटरी फिटिंग है, नल्स वगैरह वो हमने असेंबल किया। फिर उसके बाद हमने पेंट इंस्पेक्शन किया, फिर उसके बाद हमने हैंड ओवर कर दिया बिल्डिंग। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा जो हैंड ओवर का प्रोसेस होता है वो होता है। मतलब प्लानिंग से लेके हैंड ओवर तक का ये स्टेप है। अगर आपने इतना भी ध्यान में ले लिया तो आपका समझो कंस्ट्रक्शन 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऊपर का जो 10% है वो टेक्निकल है। टेक्निकल चीज़ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यही प्रोसेस होता है प्लानिंग से लेके हैंड ओवर तक का जो आपको मैंने बताया है। तो इस वीडियो में आई होप सो गाइस आपको ये डिटेल्स में जो आपको मैं बताया है वो समझ में आ चुका है, या फिर कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल चुका होगा। तो यही प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप यही होता है। आगे हम यूट्यूब पे डिटेल्स में वीडियो डालेंगे, ये हमारा बेसिक था, इस डिटेल्स में वीडियो डालेंगे। वो वीडियो देखने के लिए मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज गेन हो चुका होगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक होने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी को सिखा के कुछ अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।